नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 मार्च की सारे इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़ करंट अफेयर्स तरीके से। इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। मैं आपको समराइज करता चलूँ कि हम डीएफआई बॉन्ड जो सब्सक्राइबर्स को लेके जो उनको जो टैक्स रिम्बर्समेंट की जो बात की जा रही है, हम उस पर बात करेंगे। किस तरीके से सरकार इसे इंफ्रा पुश के तौर पर देख रही है, उसकी क्या एक तरीके से जो किस तरह के प्रोटेक्शन है, क्या की डिसीजन मेकर्स हैं इसमें, हम उसमें तमाम बातें करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो न्यू व्हीकल पॉलिसी है इसके अंदर जो डिस्काउंट और टैक्स को लेके क्या बात की गई है और ये पॉलिसी मुख्यतः क्या कहती है, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो टोल नाके हैं, टोल बूथ्स हैं, वो किस तरीके से वो 1 साल के अंदर उनको हटाने की बात कही जा रही है, दोबारा से कही जा रही है। और इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे जो फास्टैग है उसमें 93% जो हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और 7% जो हैं वो डबल टोल दे रहे हैं एक तरीके से। इसको लेकर के सरकार की जो नीति है, सरकार का क्या कहना है, लोकसभा में सरकार ने क्या कहा है, क्वेश्चन आवर के अंदर हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके की जो आपकी इसमें जो एमसीए है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसका जो एक प्रोब है ये एडिलवाइस EDELWEISSARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है हम वो देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें कोविड का क्या रुख है और कोविड के साथ साथ IRDI का इसमें क्या रुख है। जो हेल्थ का जो सेगमेंटेशन लेक्चर में हमने थोड़ा सा कवर किया था, इसको हम थोड़ा सा और इस पर बात करेंगे, जो हेल्थ की जो पॉलिसीज़ हैं। और फिर उसके बाद जो है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है ये किस तरीके से एक तरीके से प्राइस को रिव्यू करने की बात कर रहा है। कल भी इसमें हमने बात की थी, आज हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। इसके साथ हम ये देखेंगे जो NHAI है, इसके साथ जो आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जो VCF यानी कि आपका वैल्यू कैप्चर फाइनेंस के साथ इसका क्या रिलेशन हो रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। और LIC और मैच्योरिटी क्लेम्स का लेकर के इस पर एक इक्वेशन जो बना है हम उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लेबर मिनिस्टर जिस तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर और उनका जो CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उस डेटा के साथ उसका क्या इम्प्लीकेशन है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक पोर्टल सरकार इसको एक तरीके से इनको सून टू बी लॉन्च इसको कहा जा रहा है, तो MCA21 पोर्टल का नाम होगा और उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है और उसकी जो की फीचर्स होंगी वो क्या होने वाली हैं। इसके बाद हम FDA पॉलिसी को देखेंगे, जिस तरीके से राज्यसभा ने इसे पास कर दिया है और ये वित्त मंत्री ने इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद जो ट्रायो है, जो आपका फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है, आपका मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ये वापस आ रहे हैं ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। और इसके साथ कोल इंडिया को हम देखेंगे और उसके बाद RVNL, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल विकास निगम में इसको लेकर के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और किस तरीके से सेंटर इसमें अपने स्टेक को बेचने की तरफ सोच रहा है या अगले महीने ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद ऑयल मिनिस्ट्री और कोविड वैक्सीन और इसके साथ जो उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है हम उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का और जी सिक्योरिटीज का जो रिलेशन है, जी सेक ऑक्शन की बात है, इसमें RBI की क्या भूमिका है, क्या रीजन बना है, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। और एक ये मिडिल क्लास और कंजम्पशन का जो पैटर्न है, इसका क्या इम्पैक्ट है, हम इसको आंकड़ों के यहाँ से समझेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है और उसका जो रिलेशन है, US फ्यूल इन्वेंट्रीज, इनके बीच में इंडिया के लिए कहाँ पर हम हैं। और FIMI जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FIMI का मैं आपको बताता चलूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री, इसकी जो आयरन और पॉलिसी को लेकर के हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एजुकेशन रेगुलेटर्स हैं, जो AICT हैं, उसके बाद जो क्रिएशन ऑफ HECI यानी आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, हम इस पर थोड़ी सी लंबी बात करेंगे। इसके बाद हम जनधन अकाउंट पे जाएंगे और रुपी वर्सेस डॉलर का जो एक टसल चल रहा है, रुपी एक तरीके से 2 पैसे अप हुआ है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कैसे फॉरेन फंड का इन्फ्लोज होगा, कैसे क्रूड ऑयल का होगा, हम इस पर थोड़ा सा इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट के लिहाज से भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम बातें जो है हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DFI बॉन्ड सब्सक्राइबर की, कि इनको टैक्स रिम्बर्समेंट मिलने की बात कही जा रही है। तो जो ये मनी होगी, इसके लिए जो सेंटर है ये 5,000 करोड़ की ग्रांट देने की तैयारी, इसकी तरीके से सहमति बना चुके हैं। तो गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका दरअसल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और ये गवर्नमेंट ओन्ड है। तो इसके साथ साथ जो है ये जो है आपका ये टैक्स जिसको कहते हैं हम, ये इशू नहीं करने वाले हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स, लेकिन सब्सक्राइबर को रिम्बर्समेंट देंगे, उसको रिम्बर्स करेंगे एक तरीके से। और जो टैक्सेस
उन्होंने पेड किया है, जिसके लिए इन्होंने 5,000 करोड़ ग्रांट की व्यवस्था की है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्या इनको दिया जा रहा है टैक्स फ्री बॉन्ड्स, उसके बाद सब्सक्राइबर रिम्बर्स करना है, तो ये अलग अलग वन ABCD करके आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि DFI जो है ये आपको जो इशू नहीं करेंगे, टैक्स फ्री बॉन्ड इशू नहीं करेंगे, जिसके मद्देनजर ये जो सब्सक्राइबर को जो उन्होंने टैक्सेस दिए हैं उसको जो रिम्बर्स करने के लिए 5,000 करोड़ का इन्होंने एक प्रावधान किया है। तो DFI आपका क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ये जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद जो DFI को एक तरीके से अलाउ रेज करने के लिए जो मनी है थ्रू टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसको नहीं, इसमें टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं रेज करने की तरफ इसका इशारा है। और इसमें जो बिल जो होगा, जो ये टैक्स एलिमेंट को जो होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो 5,000 करोड़ का जो कॉर्पस फंड इन्होंने तैयार किया है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहना है। तो इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया है जिससे कि गवर्नमेंट प्रमोटेड DFI एक तरीके से इसको क्रिएट किया जाएगा और वो कंपेंसेट करेगा जो टैक्स का जो आउटगो है, जो ये इंस्टीट्यूशन जिसमें ये पैसे लगा रहे थे। तो इसका सब, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट, इसमें टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है, और ये जो होगा कि ये जो होंगे एक तरीके से टैक्स बेनिफिट जो इनको होने हैं वो करीब करीब इन्हें 10 साल के लिए मिल जाएगा इसमें। तो ये 10 साल वाली बात आप याद रखें। इसके बाद इसको इंफ्रा पुश के तौर पे देखा जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI जो है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से गारंटी करेगी ओवरसीज बोरोइंग को और कंपेंसेट करेगी गारंटी फी को अगर जरूरत पड़ी तो। ये सरकार की तरफ से कहना है। मैं फिर से बताता हूँ, गवर्नमेंट जो है गारंटी करेगी कोई भी ओवरसीज बोरोइंग को और कंपेंसेट करेगी गारंटी फी को अगर जरूरत होती है। तो इसमें जो बात निकल करके आती है मुख्यतः वो ये आती है कि जो DFI के जो बिल्स हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे की डिसीजन मेकर को इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। और DFI के पास जो है अभी जो मौजूदा हालत है DFI की, यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, इसमें जो है 13 बोर्ड मेंबर्स हैं, 2 इसके अंदर गवर्नमेंट के नॉमिनीज हैं और 4 इसमें होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। मैं फिर से बताता हूँ, DFI के अंदर मौजूदा स्थिति में 13 बोर्ड मेंबर्स हैं, 2 गवर्नमेंट के नॉमिनीज हैं और 4 इसमें होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। तो ये जो होगा इट विल बी फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट इसको फुल्ली इनिशियली ले लेगी। और स्टेक जो है इसका, ये खास बात है इसका कि जो इसमें जो स्टेक होगा सरकार का, उसको धीरे धीरे कम करके 26% तक सीमित कर दिया जाएगा, लेकिन अगले कुछ वर्षों में, इमीडिएट नहीं होगा। तो ये तमाम बातें DFI से देखे इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत है, खास करके UPSC में और बैंकिंग में भी इससे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की बहुत चर्चित है, इस पर मैं डिटेल फीचर भी तैयार करूंगा। तो जो न्यू व्हीकल पॉलिसी आई है, इसमें कुछ डिस्काउंट्स की बात की गई है, इसमें कुछ टैक्स रिलेवेंस की उसमें बात की गई है। तो एक तरीके से केंद्र ने ऐसा अनाउंस भी किया था, जो मच अवेटेड एक तरीके से इसको बहुप्रतीक्षित एक तरीके की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो थी, ये एक तरीके से इसको देखा ये गया था कि इससे जो सरकार का जो रैशनल है, सरकार की तरफ से ये कहना है कि इससे बिजनेस बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे पॉल्यूशन कम होगा। और जो एक तरीके से रोड पे जो हैजार्ड हो जाता है, जो पुराने व्हीकलों की तरफ से होता है, उस पर ही कमी पाएंगे। तो इसका पहला इंक्रीज बिजनेस हो जाएगा इसका, इससे एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ेगा, इससे पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा, रोड के हैजार्ड जो है जो ओल्ड व्हीकल्स के द्वारा दिए जाते हैं उस पे काबू पाया जाएगा। तो इस पॉलिसी के मद्देनजर जो सरकार है एक तरीके से ये इंसेंटिव देना चाहती है, यानी प्रोत्साहन देना चाहती है, ताकि लोग अपने व्हीकल्स को स्क्रैप करवाएं जो कि 15-20 साल पुराने हो गए हैं और जो उनको रिप्लेस करें नए से। इससे क्या होगा कि जो डिस्करेज होगा, जो पुराने व्हीकल्स का जो एक तरीके से उसको डिस्करेजमेंट मिलेगी। और जो इसके तहत सरकार ने जो स्कीम टारगेट्स हैं, तो इसके एक तरीके से सरकार इसको ये देख रही है कि कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर के अंदर, पर्टिकुलरली व्हीकल्स वाले सेगमेंट के अंदर, इसमें इस तरीके से एक सॉल्यूशंस की तरफ देखा जाएगा। तो इसके बाद जो है कि नितिन गडकरी जिस तरीके से मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, इनका लोकसभा के अंदर ये कहना था कि जो एक तरीके से इन्होंने एक प्रपोज किया है, रोड मिनिस्ट्री ने एक प्रपोज किया है कि GST को जो है और रोड टैक्स जो है नए व्हीकल्स पर कम लगाएं। तो एक तरीके से प्रोत्साहन नीति के, और ये थोड़ी महत्वाकांक्षी भी है और इसके लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉलिसी कहती क्या है। तो सबसे पहले ये पॉलिसी कहती है कि इस राज्य सरकारों को भी एडवाइस देंगे और उनको भी जो है रोड टैक्स में रिबेट देने की बात कहेंगे, ताकि जो होगा कम से कम 25% जो है पर्सनल व्हीकल्स में और 15% कॉमर्शियल व्हीकल में। ये डेटा आप याद रखिएगा, कई बार लैंग्वेज में पूछा जाता है ये। तो इस पॉलिसी का जो कहना है मुख्यतः, वो पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि वो भी अपने रोड टैक्स में रिबेट दें, जिसमें कि पर्सनल व्हीकल्स में 25% तक दें और कमर्शियल व्हीकल में 15% तक दें। तो आपको ये रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। तो इसके बाद जो है कि
दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है वो ये निकल के आई, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको जो है 5% का डिस्काउंट की बात की जा रही है जो परचेज ऑफ नए व्हीकल्स में, अगर लेकिन उनके लिए आपको स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो इसके साथ साथ तीसरी बात जो निकल करके आई है वो ये निकल के आई है कि जो स्क्रैप वैल्यू है पुराने व्हीकल की और जो इसके जो सेंटर की, इसमें 4 से 6% जो है एक्स शोरूम प्राइस जो होगा नए व्हीकल का उस पर रिबेट दी जा रही है, यानी एवरेज इसको 5 कहा जा रहा है लेकिन 4 to 6% ये वेरी कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन फी जो है इसमें जो चौथी मुख्यतः बात है कि रजिस्ट्रेशन फी जो है इसमें वेव की कर दी जाएगी, उसको माफ कर दिया जाएगा। और इसमें जो नए व्हीकल्स के लिए, लेकिन आपको उसके लिए भी स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो ये तमाम बातें हैं, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं, नितिन गडकरी ने ये कहा है कि एक तरीके से वो जो टोल बूथ्स हैं 1 साल के अंदर वो उसको एक तरीके से मतलब उन्होंने ये यूज किया है कि वील डू अवे विद देम। तो इंडिया की एक तरीके से इसमें देखा जाएगा कि जो कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें इसको रिप्लेस क्या करेगा, तो जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन 1 साल के अंदर आने वाला है, इस बात का ये मतलब निकलता है। तो आप ये देखें कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन जब आ जाएगा तो जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी का ये कहना था, तो उन्होंने ये भी कहा था लोकसभा के अंदर की जो 93% व्हीकल्स हैं ये ऑलरेडी फास्टैग यूज करके पे कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 7% है वो डबल टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये 100% होना ही होना है, और सरकार इसको गंभीर भी थी और सरकार ने कहा भी था कि ये इसको 100% कर दिया जाए। तो इसके बाद जो है कि वो एक तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया था लोकसभा के अंदर कि उन्होंने कहा था कि 1 साल तक जितने फिजिकल टोल बूथ्स हैं देश के अंदर वो सारे के सारे रिमूव कर दिए जाएंगे, तो ये होना ही है। इसके बाद जो उन्होंने कहा था इसका मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा ये आपका जीपीएस के थ्रू होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आई, ये फाइंडिंग है इसकी। और जो मनी जो कलेक्ट होगी जीपीएस इमेजिंग की व्हीकल्स के ऊपर, वो उन्होंने ये क्वेश्चन आर के अंदर, प्रश्नकाल के अंदर ये लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमसीए की और एडलवाइस एआरसी की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है एक तरीके का इन्होंने प्रोब लॉन्च किया है। एक तरीके इसमें अब इन्वेस्टिगेशन होगी उनकी बुक्स के अंदर, उसमें एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बुक्स हैं उनके अंदर इसको एक तरीके से इन्होंने एक प्रोब लॉन्च किया है। क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो एलिगेशन लगाया गया था, जो उसमें विसिल ब्लोवर थे, उस विसिल ब्लोवर ने ये कहा था कि, विसिल ब्लोवर नाम बताता चलो, इनका नाम था परास गुहलत। तो ये फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। मैं फिर से आता हूँ इस पे। तो जो इन्होंने कहा एक जो प्रोब होगा ये विसिल ब्लोवर की तरफ से, और विसिल ब्लोवर ने जो इसमें कहा था वो ये कहा था कि इसका फंड डाइवर्जन हुआ है बड़े पैमाने पे और व्यापक पैमाने पे इसमें इरेगुलरिटीज हैं। तो और ये विसिल ब्लोवर जो है ये प्रहास कुहद है, ये पूछा जा सकता है पर्सन इन न्यूज में। तो प्रहास PARASKUHAD कुहद, प्रहास कुहद जो है ये फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये पूछा जा सकता है ये है कौन, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने जो रिटर्न इन्होंने जो लिखा था पीएमओ को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और आरबीआई को लिखा था, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रूव करने का डिसीजन लिया है। तो आपको ये देखना चाहिए कि फंड डाइवर्जन इरेगुलरिटीज कौन है इसमें विसिल ब्लोवर, उन्होंने क्या किया, तो उसके बाद जो इन कंपनी के अंदर क्या हुआ है। तो ये तमाम बातें, इसमें से किसी भी तरीके से एक सवाल पूछा जा सकता है, बनता है। इसके बाद जो बात आती है कि हेल्थ पॉलिसीज को लेके, कि ये कवर करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को लेकर के, कोविड की जो वैक्सीन है, ये एक इंपॉर्टेंट है सेगमेंट, इसको हमने कल भी कवर किया था। तो IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मैं फिर से कहता हूँ, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने ये क्लेरिफाई किया है एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को लेके कि वो कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, पहली बात। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, सब्जेक्ट टू, इन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी, और अनलाइकली इवेंट में जो कोई भी व्यक्ति है उसको एडवर्स रिएक्शन होता है अगर कोविड-19 वेकेशन का, तो वो कवर किया जाना चाहिए। अगर इन्होंने सब्जेक्ट किया है, लेकिन बहरहाल के एक तरीके का कवर है ये। तो इसके बाद जो है कि कोविड जो इम्पैक्ट है ये फोर्स करेगा, इसमें हमने जैसे IRDA की मैं बात की थी कि कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं कर सकती, लेकिन माइनर चेंजेस कर सकती है, उस पर हमने कल बात की है डिटेल से। तो कोविड का जो इम्पैक्ट है ये एक तरीके से फोर्स करेगा प्राइस के रिव्यू को, ऐसा कहना है ERDAI का। तो इसमें जो उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुरेश माथुर, पूछा जाता है सुरेश माथुर कौन है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDAI के। तो IRDAI के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुरेश माथुर, इनका कहना है कि जो इम्पैक्ट है पेंडेमिक का, कोविड का, उसके लिए जो क्लेम्स हैं, जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है सेगमेंट के अंदर, वो जो है थोड़ा सा प्राइस रिव्यू की तरफ कंपनी कॉर्पोरेट जो है वो जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो प्राइस कीपिंग, उसमें ये कहा था कि वो चेंज नहीं कर सकते हैं, पेंडेमिक को ख्याल में रख के किया गया है।
तो ये सेगमेंट के अंदर, तो इसमें जो मैं फिर से बताता हूँ, सुरेश माथुर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IRDAI का, इनकी तरफ से ये कहा गया। तो इसके बाद NHAI की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अप्रूव कर लिया है नॉर्म्स को VCF, यानी VCF क्या है, VCF आपका है वैल्यू कैप्चर फाइनेंस। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इन्होंने अप्रूव कर लिया है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी। मैं फिर से कहता हूँ, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को उन्होंने एक्वायर किया है ऑन वैल्यू कैप्चर फाइनेंस। तो इसको टर्म ऐसे आएगी कि किसने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को एक्वायर किया है ऑन VCF, तो VCF आपका होगा वैल्यू कैप्चर फाइनेंस में, तो राइट आंसर होगा आपका NHAI। तो एक तरीके से VCF है क्या, आपका वैल्यू कैप्चर फाइनेंस जो है ये एक तरीके का पब्लिक फाइनेंसिंग है जो रिकवर करता है थोड़ा सा, या उसमें या सभी कर सकते हैं, जो वैल्यू होती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करता है जो प्राइवेट लैंड ओनर्स होते हैं। मैं फिर से बताता हूँ आपको, वैल्यू कैप्चर फाइनेंस यानी कि VCF जो है ये एक टाइप का पब्लिक फाइनेंसिंग है, एक तरीके से पब्लिक फाइनेंसिंग का एक टूल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जो रिकवर करता है कुछ आंशिक या पूरा जो वैल्यू है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करती है जो प्राइवेट लैंड ओनर्स के लिए। तो VCF जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद जो निकल करके आती है बात, वो LIC की, हम मेच्योरिटी क्लेम्स पे बात कर लेते हैं। तो डिपॉजिट का जो मेच्योरिटी क्लेम डॉक्यूमेंट है वो नियरेस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, ऐसा LIC का कहना है। तो उन्होंने अपने पॉलिसी होल्डर्स को अलाउ कर दिया है कि वो डिपॉजिट कर सकते हैं मेच्योरिटी क्लेम्स के डॉक्यूमेंट अपने नियरेस्ट जो LIC का ऑफिस है देश में कहीं पर भी। तो ये जो इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाएगा और ये वैलिड रहेगा इस मंथ के आखिरी तक। लेकिन एक्चुअल क्लेम पेमेंट जो होगी ये प्रोसेस की जाएगी सर्विस ब्रांच के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, उसमें दे दी जाएगी एक्चुअल क्लेम पेमेंट प्रोसेस कैसे की जाएगी, तो उसमें दिया जाएगा किसी भी ब्रांच में, कहीं भी ब्रांच में। तो एक्चुअल क्लेम पेमेंट जो है वो आपकी सर्विस ब्रांच में ही होने वाली है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी भी देश के किसी भी ब्रांच में या नियरेस्ट ब्रांच में आप जाके जमा करा सकते हो। तो ये माइनर फर्क जो है, यूपीएससी इन्हीं चीजों पे क्वेश्चंस को सही करवा लेते हैं और कंफ्यूज करवा देते हैं। तो एक्चुअल क्लेम पेमेंट जो होगी वो प्रोसेस होगी आपकी सर्विस ब्रांच पे, और जो एक तरीके से आप जो कहीं पर भी आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं वो किसी भी ब्रांच में दे सकते हैं, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को कवर कर लिया था। ये बारीक बारीक फर्क की वजह से क्वेश्चन आपका सही और गलत हो जाता है। तो इसके बाद जो है, जो लेबर मिनिस्टर हैं आपके संतोष कुमार गंगवार, इन्होंने एक तरीके से डिजिटल कंपेंडियम CPI का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल कंपेंडियम ऑफ CPI रिलीज किया है, तो आपको लगेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया होगा या RBI ने किया होगा, लेकिन ये लेबर मिनिस्ट्री ने किया है। तो CPI जो है आपका एक तरीके से इसमें मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार, इन्होंने रिलीज किया है डिजिटलाइज्ड और कंपेंडियम, इन्होंने रिलीज किया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, और ब्रैकेट में रिटेल इन्फ्लेशन किसका, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। तो इससे क्या होगा कि रिसर्चर को हेल्प हो जाएगी, पॉलिसी मेकर्स को हेल्प हो जाएगी, आंकड़ा हमें मिल जाएगा। आंकड़ों का जो रिकॉर्ड है सरकार में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढने में, तलाशने में, लेकिन बहरहाल जो है डिजिटल कंपेंडियम CPI का ये पूछा जा सकता है कि किसने रिलीज किया है, तो मंत्रालय का नाम आपको दिया होगा, तो लेबर मिनिस्ट्री आपका सही आंसर होगा। और रिटेल इन्फ्लेशन में इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, तो ये याद रखेंगे तो आपका एक सवाल बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। इसके बाद जो है गवर्नमेंट का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसकी मैंने बात की थी आपसे, एक पोर्टल है MCA21 करके, ये क्या है, तो गवर्नमेंट का एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिससे कि ये नजर रख सकेंगे फर्म्स के ऊपर, और सेंटर एक तरीके से कोई भी अगर सस्पिशियस प्रैक्टिस होती है तो उस पर एक इशू वार्निंग इस पे डिटेक्ट कर ली जाएगी। तो जो फाइनेंशियल रेशियो है कंपनीज के, जिस तरीके की आपका डेब्ट टू टर्नओवर है, ये फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ये फाइनेंस क्लास में पढ़ाते थे। तो फाइनेंशियल रेशियो जो कंपनीज हैं, ये आपका डेब्ट टू टर्नओवर है, जैसे इन्वेंट्री टू टर्नओवर है, ये आपके फाइनेंशियल रेशियोज हैं। जैसे कोई लोन टू एसेट है, मैं फिर से कहता हूँ, डेब्ट टू टर्नओवर, आपका इन्वेंट्री टू टर्नओवर, लोन टू एसेट, ये आपके फाइनेंशियल रेशियोज हैं। ये जल्दी आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ये जल्दी आ जाएंगे, और ये किसके थ्रू आएंगे, एक ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर आएंगे जिसको कि बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम होगा MCA21 वर्जन 3। तो आपको वर्जन का नाम दिया, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, सून टू बी लॉन्च्ड करके, तो आप वर्जन 1 पे लगाएंगे, नेचुरल है, लेकिन सही आंसर होगा सून टू बी लॉन्च्ड पोर्टल MCA21 वर्जन 3। और ये आपका क्या करेगा, फाइनेंशियल रेशियो जो कंपनी के हैं, जिस तरीके का डेब्ट टू टर्नओवर है, इन्वेंट्री टू टर्नओवर है, लोन टू एसेट्स है, ये आपके डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगे, और ऑटोमेटिक तरीके से आएंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर जो होगा, ये गवर्नमेंट इसको सेटअप करेगी और ये पुल अप करेगी सारी कंपनीज को, अगर ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। तो ये लिस्ट ऑन जो पैरामीटर्स उसको तय किया जाएगा, इसमें सेफगार्ड्स की फीचर्स पे भी आता हूं मैं। तो इसके जो फाइनलाइज किया जाएगा, कौन का फाइनलाइज करेगा इसे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि इसे MCA इसको हैंडल करेगा। तो ये जो कंपनीज के लिए हैं, जो एक तरीके से
कोई बिजनेस नहीं करती हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी एक तरीके से उन पे कर्ज दिखाती हैं अपनी किताबों के अंदर, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रैशनल ये दिया जा रहा है, यानी कि एक निगरानी रखेंगे, एक वॉचडॉग के तौर पे होगा। तो जो सिस्टम होगा ये जनरेट करेगा वार्निंग रेंज ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर, और जो एक्सप्लेन करेगा कि कंपनी से ये एक्सप्लेनेशन भी मांगेगा, और ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी। तो बहरहाल जो आप एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो सून टू बी लॉन्च्ड MCA 21 वर्जन 3 आप याद रखें। MCA इसको देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और किस लिए है, फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटी सरकार के अंदर में आ जाएगी। तो इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो आउटकम आएगा, जो प्रोब आएगा, उसका जो स्पष्टीकरण आएगा, उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा MCA के द्वारा, और फिर आगे अगर इसमें कुछ ज्यादा होता है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो ED वगैरह उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इसकी जो की फीचर्स हैं इसमें हम बात कर लेते हैं। जो इसकी की फीचर्स हैं, जो टेक ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं ये स्ट्रेंथन करेंगे एनफोर्समेंट को, जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इनके प्रोजेक्ट्स होंगे। और इसके बाद जैसे ई सिक्योरिटी है, ई एडजस्टमेंट है, ई कंसल्टेशन है, ये इसकी खास फीचर्स होंगे। यानी कि जो आपका जो पोर्टल है MCA 21 वर्जन 3, तो ये जो इसकी जो फीचर्स हैं, पहली है कि टेक ड्रिवन होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ। तो ये स्ट्रेंथन करेगा आपके एनफोर्समेंट को। उसके बाद जैसे ई सिक्योरिटी है, यानी कि जांच हो जाएगी, ई एजुकेशन है, ई कंसल्टेशन है, ये सब भी ये मुहैया करवाएगा। और इसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा वो आपका डिटेक्ट करेगा डिफॉल्ट सिस्टम से, यानी कि जो इसका डिफॉल्ट होगा, ये पूछा जा सकता है इसमें डिफॉल्ट कौन सा होगा इसका, आपका ये पूछा जा सकता है इस तरीके से कि जो पोर्टल MCA वर्जन 3 का जो डिफॉल्ट क्या करेगा, आपको दे दिया जाएगा ई सिक्योरिटी, एडजस्टमेंट, ई कंसल्टेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो आपका सही आंसर बनेगा कंप्लायंस मैनेजमेंट, आप इसका ख्याल रखेगा। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्टिंग डिफॉल्ट जो होगा आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट होगा। तो ये की फीचर है, और UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बिल हैं आपके, ये किस तरीके से पॉलिसी होल्डर्स को लेकर सेफ गार्ड के तौर पे कहा जा रहा है। बिल की जैसे राज्यसभा में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वित्त मंत्री ने किया था, FDI लिमिट को लेके, हम यहाँ पर FDI की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 74% की बात की गई थी, जिससे कि राज्यसभा में पास हो भी गया है वो। तो इसमें एडिक्वेट सेफ गार्ड्स की बात कर रही है सरकार, जिससे कि कंट्रोल होगा, ओनरशिप होगा, और जो पैसे कलेक्ट होंगे पॉलिसी होल्डर से वो कंट्री के अंदर ही रहें। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये पूछी जा सकती है। तो वित्त मंत्री ने इसे पार्लियामेंट को बताया। तो बिल जो है लेटर ऑन पास हो गया था राज्यसभा से। इसके बाद जो डिसीजन जो था ये इंक्रीज किया गया, जो अभी जो मौजूदा था 49% FD 49% था, इसको बढ़ा करके 74 कर दिया गया। तो इसका जो होगा, जो सेक्टर एक तरीके से सेक्टर का रेगुलेटरी है, यानी कि IRDAI है, इसके साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन की गई है। IRDAI ने इससे कंसल्टेशन की है सारे स्टेक होल्डर से, ऐसा वित्त मंत्री ने संसद को बताया, पार्लियामेंट को बताया। इसके बाद जो है कि जो रेगुलेटर जो है उन्होंने इस पॉइंट को उठाया था कि अगर FDI को रेज करना है तो ये जो रेज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडिक्वेट सेफगार्ड चाहिए। तो जो वित्त मंत्री कह रही है कि हमने कर दिए हैं। तो इससे ये लगता है कि जो कंट्रोल ऑफ ओनरशिप और जो सेफगार्ड कैसे कैसे हैं, तो एक आपका कंट्रोल एंड ओनरशिप है। इसके बाद पॉलिसी होल्डर्स की जो मनी है वो देश से बाहर नहीं जाएगी, तो ये उन्होंने सेफगार्ड कर दिया है। इसको कह करके उन्होंने ये पास करने की दिशा में आगे बढ़ गए। तो इसके बाद जो बिल होगा, एक तरीके से कोई इंश्योरेंस जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट पॉलिसी होल्डर्स आउटसाइड इंडिया, तो ऐसा नहीं होने वाला। और एक जो इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है, वित्त मंत्री इसको बता रही थी आगे, तो मैंने जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा था कि जो फ्यूजिटिव्स हैं, जो बिजनेस फ्यूजिटिव्स हैं, जो 3 हैं जो चर्चित हैं, विजय इनफेमस कहेंगे रादर हम, तो जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। तो ताकि जो यहाँ पे जो भी कानून को फेस करेंगे, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एक तरीके से। तो इसमें जो इनका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जो इनकी UK के साथ, जो चोकसी की जो है ये एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली थी। तो इसके बाद जो होगा, जो पैसा जो होगा ये जर्नल रिजर्व में जाएगा। और इंश्योरेंस जो प्रमोटर, इसमें अगर किसी डिफिकल्टी है तो जो पैसा है, तो इनके जो मेंबर्स के जो क्लेम है उनको तमाम मोहनियत, लेकिन फिलहाल ये एक्सट्रेडिशन आए और इसको जस्टिस हो, जिस तरीके का पैसा लूटा उसकी वापसी हो, और इनको कानून के हिसाब से सजा मिले, तो सभी को खुशी होगी। क्योंकि बहुत मैसिव स्कैम्स थे वो PNB वाले, इस तरीके से देखा जाए तो। और ये बहुत बड़ा एक तरीके से सार्थक कदम होगा सरकार का अगर इसमें सक्सेसफुल रहती है। लेकिन बहरहाल वित्त मंत्री ने कहा है कि वो वापस आ रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए। इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि एक्सपेंशन ऑफ न्यू बिजनेस, एक तरीके से ये फंड, इसमें कोर इंडिया की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, मैं आपको बताता चलूं। तो उन्होंने कहा था कि वो एक नए बिजनेस में करेंगे जिससे कि उनकी जो फंडिंग नीड्स हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो एक्सपैंड करने की तरफ दिख रहे हैं दिशा में। प्रमोद अग्रवाल की हम यहाँ पे बात करेंगे, डायरेक्टर मैनेज MD हैं ये CIL के, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के। तो एक तरीके से इन्होंने देखा है कि हम एक, इन्होंने कहा है कि एक तरीके क्रॉस रोड्स पे हैं, दोराहे पे खड़े हो गए हैं। और ये जो है कि जो प्राइवेट कोल माइनर्स जिस तरीके से आ रहे हैं, जो सरकार की जो नीति है उसके बाद जिस तरीके से इस
इसके अंदर काफ़ी क्रांति आई है सेक्टर के अंदर। तो इसको कहते हैं कि जो उनके साथ इनको कम्पीट करना है कोल इंडिया लिमिटेड को, तो जो फाइनेंसर हैं ये क्या कर रहे हैं कि फॉसल फ्यूल से हट रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं। और CIL जो है ये एक तरीके से कोल से थोड़ी दूरी बन रही है बेसिकली। तो बेसिकली इसमें देखा ये जा रहा है कि जो चैलेंज होगा जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को कम करना है, माइनिंग कॉस्ट को कम करना है, इसके लिए नए बिजनेसेस में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कि जो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CIL के यानी कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल, इन्होंने इंटरनल इश्यूज को एड्रेस करने की बात की है और इन्होंने प्लान्स बनाने की बात की है कंपनी के लिए। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है कोल की वो बढ़ेगी, ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। यानी ये मान के चल रहे हैं कि फॉसल फ्यूल से भले ही जो फाइनेंसर दूरी बना रहे हैं लेकिन कोल की डिमांड बनेगी, और जो कि काफी तार्किक भी लग रही है, काफी रैशनल ऑब्जर्वेशन है ये। और एक तरीके से ये लेकिन अगले बिजनेस में जाना चाहता, तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन से एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं अगले बिजनेस में ड्यू टू फाइनेंशियल मूविंग है। तो आपको 3-4 कंपनियों के नाम दिए हैं, तो यहाँ पे CIL विल बी द राइट आंसर। और इसके साथ साथ जो हम यहाँ बात करते हैं RVNL की, यानी कि RVNL आपका क्या है, रेल विकास निगम। तो सेंटर इस पे सोच रहा है, अगले महीने तक ऐसा शायद हो जाएगा जिस तरीके से मोदी सरकार काम करती है। तो ये जो होगा सरकार का कहना है कि जो इनका स्टेक है RVNL के यानी कि रेल विकास निगम में, इसको ये ऑफर करेंगे सेल के लिए, जिसमें जो टर्म यूज की जा रही है वो है आपका OFS, यानी कि ऑफर फॉर सेल। इस महीने ये करेंगे इसके एंड तक। और जो प्लान है ये आपका डिलेड हो गया था कुछ महीनों तक, जिस तरीके से स्टॉक जो था इसका बिल्कुल एक तरीके से नोज डाइव हम इसको कहेंगे, औंधे मुंह गिरा था इसका जो शेयर था। पेंडेमिक इसमें एक कारण था, और ट्रेडिंग जो थी इसकी बुक वैल्यू से नीचे जा रही थी, तो इसलिए सरकार ने इसको उस वक्त टाल दिया था, थोड़ा सा आगे कर दिया था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम इसे कर देंगे। और इसका जो स्टॉक है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, ये RVNL का यानी कि रेल विकास निगम का, ये एग्जीक्यूट करेगा रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो रिकवर हुए हैं थोड़े से। जबकि जो इसका 52 वीक का जो हाई था वो 35 रुपए 60 पैसे था जनवरी 11 2021 को, ये 52 हफ्तों में इसका सबसे बड़ा हाई था। तो जो शेयर जो एंड किया है ये आपका 29.65 का किया है, जो अभी रिसेंट जो ये मार्केट क्रैशेस चल रहे थे, तो जिसमें क्या है कि 3.26% का इसमें टिप आ गया है। और लेकिन ये नोज डाइव कर गया था 52 महीनों पहले। तो इसमें क्या है कि रेल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपका रेल के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं पूछा जा सकता है, तो उसमें आपका रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, जैसे न्यू लाइंस की सेटिंग है, इसको सेटअप ऑफ न्यू लाइंस है, मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, मेजर ब्रिजेस हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल है, स्टेट ब्रिजेस हैं, और इंस्टॉलेशन बिल्डिंग्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सब के मद्देनजर ये रैशनल है, ये रीजन है कि जो रेल विकास निगम है इसका भी ऑलमोस्ट सेंटर जो है इसका अपना जो सेल इसमें जो है अपना शेयर है वो किसके थ्रू जाएगा, OFS के, यानी ऑफर फॉर सेल इसमें आने वाला है। इसके बाद ऑयल मिनिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। ऑयल मिनिस्ट्री जो है अपने सारे स्टाफ के लिए वैक्सीन की बात कर रही है, कोविड वैक्सीन की बात कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है। तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ऑयल सेक्टर के अंदर, इनको प्रायोरिटी दी जाए कोविड-19 के तहत, क्योंकि काफ़ी रिस्क प्रोन एक्टिविटी है वो। तो इसको जो ऑयल मिनिस्ट्री है इन्होंने फॉरवर्ड किया है एक रिक्वेस्ट को सारी ऑयल कंपनीज की तरफ से, जो एसोसिएशन टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इन्होंने रिक्वेस्ट की है, यानी कि सारी कंपनी जो ऑयल की हैं इनकी तरफ से एक साझा रिक्वेस्ट इन्होंने ऑयल मिनिस्ट्री ने, इसको ऑयल मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रिक्वेस्ट गई है। और इसमें ऑयल मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कहना है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन्होंने फर्स्ट वेव की जो पेंडेमिक थी उसको बहुत बहादुरी से उसका सामना किया, और इंश्योर उसमें जो ताकि इंश्योर किया जा सके, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि एक जो फ्यूल सप्लाई है देश के अंदर वो अनइंटरप्टेड रहे, बिना किसी रुकावट के रहे। तो उनको इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो बात काफ़ी हद तक सही भी है और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। हमें कोविड वैसे तो थियोरेटिकली हमें सबको देनी चाहिए, सीनियर सिटीजन को देनी चाहिए, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी तरफ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने बहुत ब्रेवली इसमें काम किया है, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों या सभी हैं, इनके देना चाहिए। तो इसके बाद जो है कि इन्होंने इसको जो इंक्लूड नहीं किया था अभी तक, जो है जो ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अभी तक इनको ऑयल मिनिस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, ऑयल सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स हैं, इनको भी इंक्लूड नहीं किया था। तो ये शायद इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन जब भी होगा हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो होता है गवर्नमेंट जो है ये कैंसिल करने की बात कर रही है फाइनेंशियल ईयर 21 का जो लास्ट वीक में जो जी सिक्योरिटीज का, गोल्ड सिक्योरिटीज का जो ऑक्शन आया था। क्यों? उसकी वजह जो है कि एक तो हायर टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की बात आ गई थी, जिस तरीके से आया था, ये मैंने कवर किया है ये न्यूज़ पहले। तो इसमें जो था कि कैश बैलेंसेस जो हैं RBI के साथ, इसको इन्होंने रीजन बताया है। तो इसका क्या मतलब है कि जो अब हायर टैक्स कलेक्शन जब आए थे तो इसने सॉफ्टन कर दिया था गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को, यानी कि GSEC ईल्ड को, जो रन अप हो गई थी जो फोर्थ क्वार्टर में फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो मार्केट प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा पिछले हफ्ते कि जो जीसैक का जो ऑक्शन होगा ये करीब करीब आपका 20,000 करोड़ का होना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एडवांस टेक कलेक्शन जो थे वो पॉजिटिव टर्न हुए। रीजन आप इसमें ये गौर कीजिए कि हमारा इस देश का फाइनेंस चलता कैसे है, उसकी बारीकियां क्या हैं, तो आपको इकोनॉमिक समझने में हेल्प हो जाएगी। तो एडवांस टैक्स कलेक्शन जिस तरीके से पॉजिटिव टर्न हुए और जो एंड ऑफ द फोर्थ इंस्टॉलमेंट थे सरकार को लेकर के, वो कैश बैलेंसेस जो रिजर्व बैंक के साथ थे वो थोड़े से बढ़ गए। तो इसके बाद जो है अब मैं आपको इसमें LIC की तरफ से जो म्यूचुअल फंड में, तो एक तरीके से जो LIC के म्यूचुअल फंड के जो आपका फिक्स्ड इनकम जो देख रहे हैं उसके जो CIO हैं मर्जबुज ईरानी, ये प्रश्न न्यूज़ में पूछा जा सकता है। इन्होंने ऐसा कहा है कि जो रिपोर्ट्स थी जो गवर्नमेंट की तरफ से थी कि जो उनको गवर्नमेंट को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, तो लास्ट वीक के ऑक्शन जो था ये बहरहाल जो है कैंसिल करने की इसमें बात की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है किस तरीके से ये मेट्रोज के अंदर ये ओवरटेक कर जाएगा कंजम्पशन को फ्यूल करने के अंदर, कंजम्पशन को बढ़ाने में। तो जो लार्ज मेट्रोज हैं जो एक तरीके से पिछले साल तो कोविड की वजह से, तो उसमें जो इकोनॉमी को जो ड्राइव करने के लिए उनका जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है उसके मद्देनजर सरकार ऐसी उम्मीद लगा रही है। तो जो टियर 2 सिटीज़ हैं यानी कि जो मिडिल सिटीज़ हैं वो एक तरीके से इसका बेस्टन की बात करेगी सरकार, उसका ध्वजवादक बनेगी सब सरकार की बातें हैं करने की। तो बहरहाल जो है कि जो रिपोर्ट ये कहती है कि जो एम्बिट कैपिटल की ये रिपोर्ट है, मैं आपको बताता चलूँ तो इस रिपोर्ट की तरफ से ये कहना है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है ये मेट्रोज में ओवरटेक कर जाएगा जिससे कि कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो प्रोडक्ट पेनिट्रेशन होगा जो मैक्सिमम एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट है, इसके बाद जो होगा इस तरीके से टॉप सिटीज़ में और टियर 2 सिटीज़ की इन्होंने बात की, यानी कि इसको मिडिल सिटीज़ भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ कंजम्पशन ग्रोथ में ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो जो इनकम इन मिडिल सिटीज़ है ये उम्मीद इन्होंने जताई है एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट ने कि इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और इसमें यह भी है कि फास्टर ग्रोथ जनरेट करेगा और इसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर जो इनकम होगी और जब इकोनॉमी जब अपने हालात को संवारने लगेगी या संभलने लगेगी, एक तरीके का ठहराव आने लगेगा इकोनॉमी के अंदर, एक तरीके की स्टेबिलिटी आने लगेगी, एक तरीके का जिसको कहते हैं कि आगे ग्रो करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि जो ये होगा ये 2 टाइम्स होगा स्मॉलर सिटीज़ के। और जो इन्होंने रिपोर्ट का टाइटल दिया है, आपसे पूछा जा सकता है किसकी रिपोर्ट है, द राइज ऑफ इंडिया मिडिल क्लास, द टॉप 8 सिटीज़। तो इस तरह की रिपोर्ट है, एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट है, आंसर आपका एम्बिट कैपिटल हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, द राइज ऑफ इंडिया मिडिल क्लास ये आपकी रिपोर्ट का नाम है। इसमें जो टॉप 8 सिटीज़ हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जो है, और इसमें जो 15 मिडिल सिटीज़ हैं, अब ये देखें इसमें खास बात यह है कि जो टॉप 8 सिटीज़ हैं और जो मिडिल सिटीज़ हैं 15, जिसमें आपका नासिक, गुवाहाटी, इंदौर, चंडीगढ़, लखनऊ, नागपुर, रायपुर, पटना, भुवनेश्वर, तो ये सारी आपकी मिडिल सिटीज़ हैं। तो मिडिल सिटीज़ जो हैं वो आपका जो टॉप 8 सिटीज़ हैं उनके कंजम्पशन को ओवरटेक करेंगी, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो आपको ये लैंग्वेज में चेंज करके पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा टर्न करके पूछा जा सकता है, 8 और 15 का नंबर तक चेंज किया जा सकता है। तो इसको है कि 8 सिटीज़ जो हैं जो मेजर सिटीज़ हैं मेट्रोज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जो है, इनमें जो कंजम्पशन है उसको ओवरटेक कर लिया जाएगा जो बाकी मिडिल सिटीज़ हैं, जो 15 मिडिल सिटीज़ हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। रिपोर्ट जाहिर सी बात एम्बिट कैपिटल की है, तो ये क्वेश्चन एक आध बनता है इसका, शायद बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा भी जा सके। तो इसको अब हम बात करते हैं कि जो क्रूड ऑयल है ये एक तरीके से थोड़ा सा टिप दिखा रहा है जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके की कंफर्टिंग बात है एक तरीके की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस अगर शूट अप कर जाते हैं तो सारी इकोनॉमी जो है एक तरीके से बहुत मुश्किल में आ जाती है। तो जो क्रूड ऑयल जो है एक तरीके से थोड़ा सा टिप दिखा रहा है, कंटिन्यूस टिप दिखा रहा है, जिससे कि होगा, और इसकी जो वजह है वो यूएस की जो फ्यूल इन्वेंट्रीज हैं ये और ज़्यादा राइज कर रही हैं। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये 5वें कंसेक्यूटिव सेशन में गिरे थे ये अभी 2 दिन पहले। तो इसके बाद जो होगा इसमें करीब 1% जो है ऑफिशियल डाटा जो है उसमें जो इंक्रीज दिखा रहा है वो यूएस क्रूड एंड फ्यूल का इन्वेंट्रीज में 1% का डेटा दिखा रहा है बढ़ा हुआ। और इसमें जो पेंडेमिक क्लाउड है एक तरफ और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं डिमांड रिकवरी के उसके महत्वपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो जो ब्रेंट क्रूड है ये आपका 74 सेंट्स जो है नीचे गिरा है, तो ये जो हो गया है आपका 67.26 मौजूदा अभी जो है। और इसमें जो ड्रॉप किया है इसने 0.6%, ये उससे एक दिन पहले ड्रॉप किया था, तो ये कंटिन्यूस एक डिक्लाइन दिखा रहा है। तो यूएस जो था, यूएस ऑयल जो था, इसने भी जो था एक तरीके से थोड़ा सा नीचे गिरा है, ये आपका 65 सेंट्स नीचे गिरा है, तो 63.95 एक बैरल हो गया था। और उससे पहले प्रीवियस सेशन के अंदर जो है ये 0.3% का डिक्लाइन इसमें देखा गया था। तो ये एनर्जी इकोनॉमिक्स के अंदर इसको बहुत
गंभीरता से, हम इस पर लेक्चर भी बनाएंगे डिटेल में। तो इसके बाद जो फिमी की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिमी ने एक तरीके से फ्लैग किया है कि कर्नाटक के जो स्टील मेकर्स हैं वो अपने स्टेट से बाहर से भी खरीद सकते हैं। आयरन और पॉलिसी के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब सवाल ये उठता है कि फिमी है क्या चीज़। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि फिमी जो है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज है, FIMI। सॉरी, मैं स्लाइड चेंज करना। इसमें जो फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज है, FIMI, तो इसके मद्देनजर जो बात निकल करके आती है, सदर्न रीजन के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो कर्नाटक सरकार को जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैं उनको टैकल किया जाए, एक तरीके से देखा जाए अराइवल जो लार्ज क्वांटिटी है आयरन ओर की जो आ रही है उसके मद्देनजर जो स्टेट में जो इसमें जो लोकल स्टॉक्स हैं उसके अलावा भी इम्पोर्ट किया, उसको मतलब बाहर दूसरे राज्यों से मंगाए जा सके। तो जो रेस्ट्रिक्शन है जो ट्रेडिंग की आयरन ओर कर्नाटका में, ये एक तरीके से ग्रोथ को सप्रेस कर रही है सेक्टर के, और जो इसके जो बहुत बड़े इफेक्ट पड़ रहे हैं, एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर और सरकार के राजस्व के ऊपर भी, ये फिमी का स्पष्ट तौर से कहना है। तो इससे क्या होगा, जो इनका जो कदम है जिससे इन्होंने कर्नाटक के स्टील मेकर्स को आयरन और जो है दूसरे राज्यों से इन्होंने खरीदने की जो बात की है, उसके तहत इन्होंने कंसर्न जताए थे कि इसका जो इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं करने पर एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ रहा है, रेवेन्यू पे असर पड़ रहा है, स्टेट के एक्सचेकर पे असर पड़ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो राज्य के अंदर हो रहा है उस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन तमाम बात के मद्देनजर इसमें देखा जाएगा। अब इसमें एक जो बात निकल करके आती है आंकड़े की, वही आती है कि इसमें तकरीबन तकरीबन 4 लाख टन जो है आयरन ओर का एक तरीके से इसमें ये इंपोर्ट किया गया था अक्टूबर 2020 के अंदर ईस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया से, जो कि लगभग लगभग आपका 1620 किलोमीटर कर्नाटका से है, और ये रेल के द्वारा हुआ था। यानी 4 लाख टन जो है अक्टूबर से ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ये आया था, और ये करीब करीब 1620 किलोमीटर ट्रेन से हुआ था। तो बहरहाल जो है कि इसका इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसका नहीं करने पर एम्प्लॉयमेंट पे, रेवेन्यू पे, एक्सचेंज पे, और ये काफी ज्यादा, और ये स्टेट को भी हर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से फिमी का ये कहना है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें से किसने ऐसा कहा है, तो फिमी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको सही आंसर इसमें पहचान लेना होगा। अब बात निकल करके आती है AICT की और हायर एजुकेशन की, और खासतौर से HECI की हम कर लेते हैं, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें जो की स्ट्रक्चर एक तरीके से रिफॉर्म किया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जिसमें कि जो स्पेशली जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे AICT है, जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इसकी तरफ ये जो मर्जर कर दिया जाए रेगुलेटर्स का, जिससे कि एक बॉडी बने जिसको हम कहेंगे HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इस साल बन जाएगी। ऐसा स्पष्ट तौर से है। तो जो अब ये कहना किसका है, AICT के जो चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धि जी, इनका ये कहना है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि HECI जो है ये सिंगल ओवर एक तरीके अम्ब्रेला बॉडी बनेगी हायर एजुकेशन के लिए, जो कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स के तहत इसमें ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद जो बात निकल करके आती है कि जितने रेगुलेटर्स बॉडी के उसमें जो इंक्लूड हो जाएंगे वो आपका AICT हो जाएगा, आपका UGC हो जाएगा, आपका NCTE हो जाएगा, ये सारी मर्ज करके आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन जाएंगे। इसके साथ साथ जो बात निकल करके आती है कि इन्होंने ये कहा है कि जो वन डे एक तरीके से जो एक सेलिएंट है, तो ये बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सरकार का, किस तरीके से जो पॉलिसी है ये स्टूडेंट्स को अदर स्ट्रीम ज्वाइन कर सकती है इंजीनियरिंग कॉलेज को, कि जो खींचना ये बात जब कही गई थी तो उस वक्त इसका काफी स्वागत भी किया गया था। तो उसके मद्देनजर वो चेंज कर सकते हैं, अगर उनको नहीं पढ़ना है तो वो क्यों उसे इतना खींचेंगे। तो उसके इसके काफी सारे अलग पहलू भी, इतना ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है इसका। तो हायर एजुकेशन पे भी हम एक बनाएंगे इस पे लेक्चर, तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन बहरहाल जो है HECI जो है इस साल के एंड तक आ जाएगी, जिसमें आपका AICTE, UGC और NCTE ये आपकी एक अम्ब्रेला बॉडी बन जाएगी, आपकी HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम जनधन के डेटा पे बात कर लेते हैं। तो जनधन के जो अकाउंट हैं इसमें एक 42 करोड़ रुपए का एक बड़ा बढ़ोतरी देखी गई है। तो इनका टोटल बैलेंस जो हो गया 1,40,000 करोड़ हो गया है। तो जो बेसिक बैंक अकाउंट, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर रहे हैं, PMJDY, तो इसने जो है 42 करोड़ जो है इसमें रीच कर गए हैं। तो एक तरीके से इसमें जो 42 करोड़ लोगों का एक तरीके से इसमें बता रहे हैं। तो जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल ये सरकार की साइट पे है। तो जो इसमें टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो आपका 42 करोड़ हैं, और जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो आपका 1,40,000, राइट फिगर जो है 10 मार्च की जो पोर्टल बता रहे थे, तो 1 लाख
1,39,864, 1,39,864 का ये फिगर है। और जो इसमें रुपए कार्ड्स हैं ये इशू कर दिए गए हैं 30 करोड़ 85 लाख लोगों को, अकाउंट होल्डर्स को। तो रुपए कार्ड्स इशू हो गए हैं 42 करोड़ कुल जनधन के इसमें आ गए हैं इसके खाते इसके अंदर। और जो रकम है 1,40 करोड़ यानी कि 1,39,884 864 की इसमें रकम आ गई है। तो इसमें जो जिस तरीके से जॉब लॉसेज हुए हैं, जो अर्निंग्स कम हुई है लॉकडाउन में और लॉकडाउन हटाने के बाद से, तो 20,000 करोड़ का एक तरीके से इंक्रीज जो है टोटल बैलेंस में, ये एक तरीके का ये इस खास करके रूरल इकोनॉमी को की थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता है। तो जो एवरेज बैलेंस है इन अकाउंट के अंदर ये आपका करीब करीब 3,000 निकल करके आता है, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है। तो अब इसमें खास बात यह है कि लॉन्च कब किया गया था, तो ये 2014 अगस्त में लॉन्च किया गया था। जनधन स्कीम जो थी काफी महत्वाकांक्षी योजना थी और काफी सक्सेस भी रही है, उसको आर्ग्यूबली सक्सेसफुल है। तो इसमें जो तरीके से जो मेन चैनल होगा, जो वेरियस बेनिफिट्स का फ्लैगशिप जो वेलफेयर प्रोग्राम से सेंटर के डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हम इसमें बात कर लेते हैं। तो बहरहाल जो इसमें आंकड़े के लिहाज से 42 करोड़ इसमें बेनिफिशियरीज हैं, इनके लोगों के खाते हैं, और 1,40,000 के करीब यानी 1,39,864 हैं। और ये हुआ कब था लॉन्च, अगस्त 2014 में ये लॉन्च हुआ था। और इसमें एवरेज अकाउंट होल्डर का जो बैलेंस है वो 3,000 है। तो ये मोटे मोटे आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लें तो रुपी जो है ये 2 पैसे बढ़ गया है, डॉलर के अगेंस्ट में टसल ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो रुपी ने एक तरीके से इनिशियल गेंस थे जो थे थोड़े से बड़े हैं। और इसमें जो एक तरीके का इसका रीजन क्या है कि जो सबड्यूड इक्विटी मार्केट के अंदर सेंटिमेंट था, और जिससे कि जो स्ट्रॉन्गर डॉलर ओवरसीज हो गया, तो जिसमें एक तरीके से इससे हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या हुआ, जो परसिस्टेंट फॉरेन फंड का जो इनफ्लो था और लो जो क्रूड प्राइस जिसके हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है, इसने सपोर्ट किया डोमेस्टिक यूनिट को। ऐसा फॉरेक्स ट्रेड सेक्टर, फॉरेक्स ट्रेडर्स के अंदर इसको कहना है, ऐसा ऐसा मानना है फॉरेक्स ट्रेड सेगमेंट के अंदर। तो जो इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो था, जो लोकल यूनिट जो थी, वो उसमें इसको थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाए इसके जो गेन्स थे। तो मैसिव सेल ऑफ हुई डोमेस्टिक इक्विटी में। तो आपसे ये पूछा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो मैसिव सेल ऑफ हुआ डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स के अंदर, और इसके बाद जो था आपका फॉरेक्स ट्रेड सेगमेंट के अंदर क्या हुआ। तो ये तमाम बातें इस पर हम सेपरेट एक लंबा फीचर तैयार करेंगे। तो इसको एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहरहाल जो है ये टसल रुपी और डॉलर के चलने वाली, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो नीचे जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो कभी भी बाउंस बैक करेगा। तो अब देखते हैं पॉलिसीज आगे किस तरीके की आती हैं। वैसे भी जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट में एक तरीके का तांडव के आरबीआई कह रही है, हम उसको एक सेपरेट फीचर में तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ तमाम बातें हैं, जब आप इन्हें समझना शुरू करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स जो है आपको थोड़ा थोड़ा फील देगा और वो समझने में आसान हो जाएगी। और क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कि आप उसको अलग अलग सेगमेंट में कर सकते हैं, एक चीज का इम्पैक्ट जो है, उसका रिपरकशन जो है वो सभी चीजों पर पड़ता है। तो आपको जब अर्थशास्त्र समझना है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी चाहे ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमें, रादर हम फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के अंदर हैं, तो उसके मद्देनजर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।